डेनियल सेल को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसकी बनावट को समझें, फिर उसकी प्रोसेस कैसे चल रही है उसको समझें, तो हम बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि यदि आपने यह बहुत ही अच्छे धैर्यपूर्वक ये चीज़ कर लिया, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोरिंग भी करेंगे। तो इसी सोच के साथ हम इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ कि इस क्लास में ऐसे बहुत सारे शब्द आएँगे जो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो पहली क्लास थी, हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। बहुत सारे ऐसे शब्दों के बारे में मैंने बताया है ताकि आपको आने वाले क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरी क्लास में आपको प्रॉब्लम ना आए। दूसरी चीज़ है कि इसके साथ ही हमने बहुत सारे क्लास को कवर किया है, जैसे कि कोलरास का नियम, फैराडे का नियम, विद्युत अपघटनी चालकता, यानी कि बहुत प्रकार के जो कंडक्टर्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो 1 बाय 1 क्लासेस पूरी चल रही है, तो आप इन सारे क्लासेस को बहुत अच्छी तरीके से देख कर सीख सकते हैं। इन सभी क्लास की जो वीडियो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर आप तक जल्दी पहुँचे। इसके साथ ही आप इस क्लास को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इस कारण ये क्लासेस जो कॉन्सेप्ट है बस यहीं तक रह जाता है, ये दूसरे फ्रेंड तक नहीं पहुंच पाता। तो प्लीज़ आप ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे विद्यार्थियों से जुड़े होते हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। यदि आप इस क्लास से बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर लाइक किया करें। इसके साथ यदि आपके पास कोई भी ऐसा डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम आपको पढ़ने और समझने में आपकी मदद कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सेशन शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो डेनियल सेल है वो गैल्वेनिक सेल का एक प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गैल्वेनिक को समझते हैं। गैल्वेनिक सेल, क्योंकि ये इसी पर बेस्ड है। देखिए, जो गैल्वेनिक सेल होता है विद्युत रासायनिक सेल पर आधारित है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल जो है ये किस पर आधारित है? विद्युत रासायनिक सेल पर आधारित है। इसके अंदर जो प्रोसेस चलती है, प्रक्रिया चलती है सेल, ठीक है, ये क्या करता है? जो गैल्वेनिक सेल है ये रासायनिक ऊर्जा को, ध्यान देना, रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तन करता है। किसमें परिवर्तन? किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में करता है। वो ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया चलने वाली है और ये जो पूरा बेस्ड होता है रेडॉक्स मेथड पर बेस्ड होता है। ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में दो प्रक्रियाएं चलती हैं, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरी जो है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज़ मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। यदि आपके दिमाग में कुछ समस्याएं चल रही हो कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अपचयन क्या है, तो इन सभी शब्दों के बारे में मैंने पार्ट 1 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो पहली क्लास है पार्ट 1, इस क्लास में मैंने इन शब्दों के बारे में डिस्कस किया है। तो पार्ट 1 में हमने उन शब्दों को समझने का प्रयास किया जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने में हमारी मदद करें। मैंने पहली क्लास में ये चीज़ कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें तो उसके आसपास इर्द गिर्द घूमने वाले से शब्दों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि हमें चीज़ें समझना आसान हो। अब जैसे हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए किस पर? रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या, अपचयन, ये हमें समझ होनी चाहिए कि क्या चीज़ है रेडॉक्स अभिक्रिया, अब ऑक्सीकरण क्या है, ठीक है, अपचयन क्या है। यदि हम ये चीज़ें समझते हैं तो डेनियल सेल को समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गैल्वेनिक सेल को हम एक और नाम से जानते हैं, वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल, ठीक है। वोल्टीय सेल कहाँ से आया है ये नाम? तो इसके दो वैज्ञानिक हैं, एक है लुइजी गैल्वेनिक, ठीक है। इनके नाम के पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि गैल्वेनिक है क्या, एलेसैंड्रो वोल्टा, बस
अब देखिए इन्हीं के नाम पर वोल्टा, गैल्वेनिक, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, गैल्वेनिक और वोल्टी सेल बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी एक छोटी सी कहानी थी। अब हम समझते हैं इसकी बनावट। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सेल के निर्माण में काफ़ी अपना योगदान दिया। ठीक है, 1780 में इन्होंने अपनी जो प्रयोग किया था और इन्होंने 1800 में इस प्रयोग को बढ़ाकर इस सेल का निर्माण किया था। ठीक है, अब हम इसके बनावट पर चलते हैं कि एक हमें गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें, उपकरण होने चाहिए हमारे पास, और उसकी प्रोसेस प्रक्रिया में क्या हो सकता है। विद्युत अपघट्ट दूसरे भी हो सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी जो उपकरण है, इसकी उपकरण में चलने वाली जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक बनावट देख लेते हैं। तो हम इस बनावट को समझने के लिए हम डेनियल सेल का उदाहरण ले लेते हैं और डेनियल सेल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ताकि आप डेनियल सेल भी समझ सकें, सेल को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। देखिए डेनियल सेल, ठीक है, पहले हम इसकी बनावट को समझते हैं। क्या समझते हैं? बनावट, इसकी बनावट कैसी है। इसके साथ ही जैसे कि इसमें एक विद्युत अपघट्ट हमने रख दिया और ये अलग पात्र है, एक पात्र और हम लेंगे, एक पात्र मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा पात्र हो गया। इसमें भी हम कुछ अलग विद्युत अपघट्ट लेंगे, यानी कि 2 विद्युत अपघट्ट हम लेंगे। विद्युत अपघट्ट समझ रहे हैं ना क्या होता है, इसकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्या चीज़ है, फिर बोला है कि इस विलयन में हम 2 क्षण लगाएंगे। एक क्षण हम यहाँ बना देते हैं, इन दोनों क्षण को हम किस में डुबो देते हैं, विलयन में डुबो देते हैं। आई बात समझ में। और इसको हम एक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं और यहाँ पास हम एक वोल्टामीटर लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है इसमें। ठीक है, इससे हम एक तार के माध्यम से और इसमें एक वोल्टामीटर हम लगा देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। ठीक है, अब ये 2 क्षण है, इन क्षण को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। इलेक्ट्रोड होते हैं और ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं धातु की छड़ होती है। ध्यान देना सारे शब्दों को, धातु की छड़ होता है। ठीक है, ये इतना समझ लीजिए। अब ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया होती है। तो इस एनोड पर जो होता है इसको हम एनोड कहेंगे और इस एनोड पर ऋण आवेश होगा और इस धातु की छड़ को हम कैथोड कहेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ कैथोड, इस पर धनावेश होगा। ठीक बात है, इस पर ऋण आवेश, इस पर धन आवेश होगा, क्योंकि एनोड पर जो प्रक्रिया चलने वाली है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की, क्या कौन सी प्रक्रिया चलेगी? अपचयन की चलेगी। ठीक है, ये सारी चीज मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। अब देखिए एनोड ऑक्सीकरण क्या है, कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और दोनों प्रक्रिया यदि साथ साथ चलती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें भी रेडॉक्स अपक्रिया चलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ हम ये समझ लेते हैं, जैसे कि हम एक विलयन का नाम ले लेते हैं, इसमें हम भर देते हैं जिंक सल्फेट भर देते हैं और इसमें हम विलयन में भर देते हैं कॉपर सल्फेट भर देते हैं। आपको पता है, मैंने आपको कई दफ़ा ये चीज़ें बताई हैं कि कोई भी विद्युत अपघट्ट जो होता है यदि वे अपने गलित अवस्था जलीय विलयन में है तो वो अपने आयन देते हैं। यानी कि जिंक सल्फेट के जो विलयन है वो जिंक 2 धनायन और सल्फेट 2 ऋण आयन के रूप में इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें भी कॉपर सल्फेट जो होता है 2 धनायन और सल्फेट 2 ऋण आयन के रूप में उपस्थित होता है। ठीक बात समझ में आया ये। अब एक चीज़ और आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? ये धातु की छड़ होती है और ये इनसे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? अभिगमन। नोट डाउन कर ले इस चीज़ को, यदि आपने ना पढ़ा हो इलेक्ट्रोड का अर्थ लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन के कारण इसे हम क्या बोलते हैं? इस धातु की छड़ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऑलराइट,
अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, अभिगमन होगा। पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए क्या होने वाला है। ये देखिए ये विलयन है, इस विलयन में हम धातु की ऐसी छड़ लेते हैं जो विलयन में क्या होता है, घुल जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ देता है। इसमें हम लेने वाली धातु की छड़ को हम जिंक की छड़, और इस धातु की छड़ को हम लेने वाले कॉपर की छड़ है। हर एक पॉइंट इसमें हम पूरे पॉइंट को मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, ठीक है। अब पूरी प्रोसेस को समझते हैं क्या होगा। देखिए अब क्या होने वाला है कि जैसे ये जिंक की छड़ है, जिंक क्या करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता है, इसलिए जो जिंक है ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है और जिंक 2 धनायन के रूप में उपस्थित रहता है। यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या हुआ यहाँ पास, देखिए ये जिंक की छड़ है, ये कॉपर की छड़ है, ठीक है। ये जिंक की छड़ क्या करता है, इसमें घुलना शुरू कर देता है। तो घुलता है तो जिंक, देखिए मैं यहाँ पास दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, जिंक 2 धनायन के रूप में यहाँ आ जाता है। अब यहाँ पास देखेंगे जो जिंक है ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और जिंक 2 धनायन के रूप में इसमें उपस्थित हो गया। यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए। बार बार ये प्रक्रिया चल रही है यानी कि ये जो धातु की छड़ है ये इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, जितना भाग इसके विलयन में डूबा होता है छड़ की, तो इस छड़ का आकृति कुछ ऐसी हो जाती है। क्योंकि ये धातु की छड़ घुल रही है तो पहले ये पूरी एक छड़ के नीचे वाला जो भाग है ये पूरा घुल जाएगा, ठीक है, और ये घुलते हुए पतला हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा आगे समझ लीजिए। अब यहाँ पास इलेक्ट्रॉन को ये त्याग दिया, मतलब Zn जो था ये छड़, ये अब 2 धन आयन विलयन में चला गया, ये विलयन में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ये छड़ पर ही रह गया। तो यहाँ पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ओर प्रवाहित होता है। कहाँ प्रवाहित होता है, कैथोड की ओर प्रवाहित होता है। तो कैथोड पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक ये इस पर आने लगे। अब ये क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता है। तो यहाँ कॉपर जो 2 धनायन है, देखिए इस विलयन का कॉपर 2 धनायन होता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेकर इस तरह चला जाता है, यानी कि कॉपर। तो ये देखिए कॉपर 2 धनायन क्या करता है, ये कॉपर 2 धनायन क्या करता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। और ग्रहण करने के बाद इस कॉपर की जो छड़ है इस पर क्या होता है, चिपक जाता है, इसकी तरफ चिपक जाता है। ये पूरी प्रोसेस चलती है। आई बात समझ में, आया समझ में इस बात को। जिंक की छड़ इस विलयन में घुलेगा और विलयन में घुलने पर क्या होता है, जिंक 2 धनायन जो होगा, इस छड़ का जो जिंक है 2 धनायन इसमें आ जाएगा और जिसका जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वो इलेक्ट्रॉन इस छड़ पर रह जाएगा। आगे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाता है और कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का कार्य करता है। तो ये छड़ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इसमें क्या होता है, ये भी विलयन में डूबा हुआ है। तो विलयन में कॉपर सल्फेट है, कॉपर 2 धनायन क्या करता है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। तो ये क्या करता है, इस छड़ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर की तरफ, ये कॉपर की धातु की जो छड़ है इस पर चिपक जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चल रही होती है, ये प्रक्रिया लगातार चल रही होती है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, इस चीज़ को यदि आप समझ गए हो, देखिए Zn 2 धनायन, सल्फेट 2 ऋणायन, इस विलयन का हो गया। इस धातु की छड़ जो है Zn 2 धनायन, और जिंक की जो छड़ है घुल रही है, यानी कि Zn 2 धनायन, Zn 2 धनायन, क्या हो रहा है, Zn 2 धनायन। एनोड पर धन आयनों की संख्या में वृद्धि, इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्या, धन आयन, ठीक है। ये धन आयन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ गए बात को, ध्यानपूर्वक समझना है अभी, ठीक है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर 2 धनायन प्लस सल्फेट 2 ऋणायन, इस रूप में है ये विलयन है। अब यहाँ पास क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पास उपस्थित था, ये कॉपर की छड़ यहाँ घुलता नहीं है, क्या करता है, ये विलयन में उपस्थित जो कॉपर 2 धनायन है इसको ये क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। कैसे ग्रहण करेगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पा गए भाई साहब, तो ये आ गए एनोड से आया। तो एनोड से जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है,
एनोड से जब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो कॉपर ठोस में बदल जाता है। ध्यान देना, मैं यहाँ एक शब्द लिख रहा हूँ एक्वा। कॉपर एक्वा से ये कॉपर सॉलिड में बदल जाता है। और इस यहाँ क्या होता है, जिंक जो सॉलिड होता है ये एक्वा में बदल जाता है। एक्वा मतलब होता है जली विलयन। ठीक है, अब ये सॉलिड है मतलब ठोस में है, और ये एक्वा मतलब जलीय अवस्था में है। कॉपर 2 धनायन ये जली में है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर सॉलिड में बन गया। आई बात, पूरी प्रक्रिया समझ में आई। यहाँ पास क्या हो रहा था, कॉपर इस विलयन से 2 धनायन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अब इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में एक कॉपर सल्फेट आयन तो होंगे नहीं, कई सारे होंगे। तो इस प्रकार क्या होता है कि कॉपर के 2 धनायन लगातार इस विलयन से जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं मेरी बात को, बार बार यहाँ से जा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पास पूरे यहाँ चिपक जाएंगे। ये धातु कॉपर की जो छड़ है ये पतली थी पहले, अब ये काफ़ी मोटी हो गई है। ठीक है, क्योंकि इस पर कई सारे कॉपर चिपक गए हैं। ठीक है, यानी कि कॉपर चिपक गए हैं। जब यहाँ कॉपर चिपकेगा, कॉपर यहाँ से जा रहा है इस ओर, कॉपर जा रहा है इस ओर, तो यहाँ किसकी संख्या में वृद्धि होगी, सल्फेट। क्योंकि बचेगा तो यही बचेगा। क्या बच रहा है हमारे पास, सल्फेट बच रहा है, केवल सल्फेट बच रहा है, मतलब ऋण आयनों की संख्या में वृद्धि। ध्यान देना, हर एक शब्द को ध्यान देते रहना। कॉपर यहाँ पास चिपक गया, पूरे कॉपर चला गया यहाँ पास, समझिए ऐसा। और यहाँ पास ऋण आयनों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, धनायनों की वृद्धि, यहाँ क्या हो रहा है, ऋण आयनों की वृद्धि। धनायनों की वृद्धि, ऋण आयनों की वृद्धि, धनायनों की वृद्धि, ऋण आयनों की वृद्धि। क्या हो रहा है, यहाँ पास जो प्रोसेस चल रहा था वो रुक जाता है। क्या होता है, रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पास लगातार धनायन बढ़ रहे हैं, यहाँ पास लगातार ऋण आयनों की संख्या बढ़ रही है, मतलब सल्फेट, खूब सारे सल्फेट हो चुके हैं। अब कॉपर, क्योंकि कॉपर यहाँ पास चला गया है, पूरे कॉपर यहाँ चले गए हैं, केवल सल्फेट बच रहा है, मतलब ऋण आयनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यहाँ धन आयनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब क्या होता है, जो ये चल रहा था कि एनोड से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर यहाँ कैथोड में आ रहा है, ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी। इससे क्या होता था, इस पास एक वोल्टामीटर होता है, ये वोल्टामीटर का जो होता है डिफ्लेक्शन हो जाता है। डिफ्लेक्शन मतलब होता है कि अपने, जैसे कि हम एक, जैसे अभी 0 पर है और 0 पर होने के बाद ये जैसे सुई 0 पर है, 0 से बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, ये समझ में आता है कि यहाँ पास इलेक्ट्रॉनों के जो अभिगमन से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यानी कि ये समझ में आ जाता है, इसलिए हम वोल्टामीटर लगा देते हैं। इतना समझ में आया। देखिए हम इसको फिर से बना देते हैं। यहाँ पास विलयन था, यहाँ विलयन, यहाँ पास छड़ था, यहाँ पास भी छड़ था, ये छड़ घुल चुका था, तो हम देखिए ये विलयन है, इसमें कॉपर सल्फेट, इसमें जिंक सल्फेट। यहाँ लगातार जिंक 2 धनायनों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, यहाँ पास सल्फेट 2 ऋणायनों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। इस प्रक्रिया को हम फिर से चालू करना चाहते हैं तो क्या होता है, हम इस पर एक उल्टी यू आकार की एक ट्यूब लगाते हैं, एक उल्टी यू आकार की ट्यूब लगाते हैं और इस ट्यूब में हम भरते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज में हम ऐसे पदार्थ भरते हैं जो इस रासायनिक प्रक्रिया में भाग ना ले, बस इस स्थिति को कंट्रोल कर ले। ठीक है, तो रासायनिक प्रक्रिया में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो भाग नहीं लेते हैं, जैसे KCl हो गया, NH4Cl हो गया, तो हम इसमें जैसे कि KCl भर देते हैं, तो KCl भरने से क्या होगा, K धनायन Cl ऋणायन में होता है, तो इसका जो ऋणायन वाला जो सिरा है वो इधर आ जाएगा, जो धनायन वाला सिरा है वो इधर चला जाएगा। इससे क्या होगा कि जो ऋण आयन वाला है वो तो यहाँ पास जो लगातार धनायन बढ़ रहे थे, इस बढ़े हुए धनायन को ये क्लोरीन ऋण आयन जो है इसको कंट्रोल करता है, और ये पोटेशियम जो होता है इधर के ऋण आयन को कंट्रोल करता है। बस लवण सेतु कार्य इतना है।
इस प्रक्रिया को क्या करता है, संतुलित करता है। और ये जैसे संतुलन में आता है तो ये प्रोसेस फिर से चलने लग जाती है। ठीक है, तो ये पूरी जो प्रोसेस मैं आपको समझाया, ये पूरी डैनियल सेल की चलती है इस प्रकार से, और इससे जो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में आसानी से हो जाता है। यदि मैं इसको फिर से समझाना चाहूँ, इसके डायग्राम के माध्यम से हम तो समझ चुके हैं, क्रिया विधि समझ लेते हैं थोड़ी इसकी कि क्या क्या प्रोसेस चल रहा था। देखिए क्या हुआ था, जैसे जिंक था, जिंक की क्षण ठोस अवस्था में था और ये अपने 2 धनायन को त्याग देता है और 2 धनायन देकर 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ये जो कहाँ चला जाता है, विलयन में चला जाता है, विलयन में, और ये कहाँ आ जाता है, क्षण पर रह जाता है। ये जो है ये क्या है, क्षण है, ये क्या है, धातु की क्षण है। इस इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, ऑक्सीकरण। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ इसमें। अब अगले प्रक्रम में क्या होता है, अपचयन। अगले प्रक्रम में क्या होता है, जो कॉपर 2 धनायन बढ़ रहे थे, इस कॉपर बढ़े हुए 2 धनायन को क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इस 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ग्रहण करता है, ये कॉपर ठोस अवस्था में मिलता है, यानी कि पहले जलीय अवस्था में था, एक्वा था, और ये एक्वा में हो गया अब। ठीक है, जलीय विलयन में था, जलीय आयन, ठीक है, जलीय धनायन, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण। और ये क्या है, कॉपर की जो क्षण है, ये कॉपर जो है 2 धनायन कॉपर की क्षण पर आ गया है, तो यहाँ पास लिख देंगे क्षण पर आए हुए कॉपर। ठीक है, ठोस के रूप में बदल जाता है। यदि हम इसे एक सेल की भांति देखें तो Zn 2 धनायन के रूप में बदल जाता है, और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है अर्ध सेल के रूप में होती है, इसको हम, ठीक है, ये अर्ध सेल के रूप में चलता है, अर्ध सेल, यानी कि आधी प्रक्रिया ये ऑक्सीकरण में होता है, आधी प्रक्रिया अपचयन में होता है, इसलिए हम इसे अर्ध सेल बोलते हैं। इस अर्ध सेल को हम एक खड़ी लाइन के द्वारा दिखाते हैं, और यहाँ पास जो लवण सेतु होता है, इसको हम 2 खड़ी लाइन के द्वारा दिखाते हैं। इसके बाद जो कॉपर है, ये कॉपर 2 धनायन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करता है, अपचयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पास लीजिए एक्वा, ये सॉलिड, यह है सॉलिड, यह है एक्वा। प्रक्रिया जो चलती है वो डैनियल सेल पर चलती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया कि जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, जिंक 2 धनायन प्लस इलेक्ट्रॉन, और कॉपर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, कॉपर। यदि इसको हम 1 नंबर दे दें, इसको हम 2 नंबर समीकरण देते, दोनों को हम मिला देते, 1 नंबर समीकरण और 2 नंबर से, और 2 नंबर समीकरण से। ठीक है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, मैं से लिख देता हूँ OX, ऑक्सी, और RED रिडक्स। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया OX में लिख दिया और रेडॉक्स अभिक्रिया इसको RED करके लिख दिया। तो दोनों समीकरण को हम मिलाकर लिखते हैं, तो ये बन जाता है रेड, जिसका मिला जुला रेड ऑक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों को मिलाकर लिखने पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जिंक इस तरफ का लिख लेते हैं, कॉपर 2 धनायन, और ये जिंक 2 धनायन प्लस कॉपर। ठीक है, ये सॉलिड के रूप में है, ये एक्वा के रूप में है, ये एक्वा के रूप में है, ये सॉलिड रूप में है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिंक एक खड़ी लाइन, जो पहले मैंने आपको बताया, कॉपर 2 धनायन
2 लंबी छड़ी, ठीक है। और ये अर्ध शैल के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर हम इस, ठीक है, इस खड़ी लाइन को हम या अर्ध विराम के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन खड़ी लाइन सही है। ZN 2 धनायन और यहाँ पास हम एक लंबी खड़ी लाइन लगाएंगे, कॉपर सॉलिड अवस्था में हो जाता है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लें। को सबसे ज़्यादा समस्या होती है इसका वर्णन कैसे करें। तो देखिए, वर्णन करने का सबसे जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, ध्यान देना, और हर एक शब्दों को यदि आपने ध्यान दे लिया तो बहुत ही आराम से कर पाएंगे। आपको वर्णन करना है, ठीक है। क्या करना है? वर्णन करना है। तो कैसे करेंगे? 2 पात्र जिनमें 2 अलग अलग विद्युत अपघट्य लेंगे, ठीक है। इस चीज ध्यान देना, अलग अलग लिखने का तात्पर्य है कि दोनों जो पात्र हम लेते थे, जैसे 2 पात्र हैं, इस 2 पात्र में एक हमने लिया था जिंक सल्फेट लिया था और एक क्या लिया था? कॉपर सल्फेट। तो दोनों अलग अलग हो गए ना। तो इस चीज को ध्यान देना। 2 अलग अलग विलयन को लेते हैं, इस पात्र में 2 धातु के अलग अलग इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है। एक हमने क्या लिया था? कौन सा इलेक्ट्रोड लिया था? कौन सी? जिंक का इलेक्ट्रोड लिया था, छड़ लिया था। एक कौन सी छड़ लिया था? एक हमने कॉपर की छड़ ली थी, ठीक है। ऐसे विलयन था, विलयन में हमने इस छड़ को लगाया था। तो 2, ठीक है। अब देखिए, मैं जो यहाँ पास लिखा हूँ, मैंने क्या किया, केवल डायग्राम का वर्णन कर रहा हूँ कि हम ये 2 पात्र हम ले रहे हैं, ये 2 पात्र में हम अलग अलग विलयन ले रहे हैं, ये अलग अलग विलयन हमने लिया, इसमें हमने 2 छड़ लगा दिया, दोनों क्षण अलग अलग होने चाहिए। इस क्षण को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 धातु के अलग अलग इलेक्ट्रोड लेते हैं, इन इलेक्ट्रोडों को धातु की पतली तार से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। एक धातु की पतली तार से हम इसको जोड़ देते हैं और इस तार को यहाँ पास में हटा रहा हूँ, इसको ध्यान देना। किससे जोड़ देंगे? वोल्टा से, वोल्टामीटर से। इस तार को वोल्टामीटर से जोड़ देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? हमने जो जो प्रक्रियाएं डेनियल सेल को बनाने में किया था, बस मैं उन्हीं को यहाँ पास लिख दिया हूँ। अब क्या होता है, देखिए, जो धातु की इन इलेक्ट्रोडों को तार से जोड़ने पर एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण और दूसरे इलेक्ट्रोड में अपचयन होता है। क्रिया होता है और
इन क्रियाओं से विद्युत धारा उत्पन्न होता है या होती है। ठीक है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले। आपने सेल को समझ लिया होगा, तो इस प्रकार जैसे मैंने अभी बताया, इस प्रकार से आप वर्णन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसा मैंने लिखा वैसे ही आप लिख लिए, अपने हिसाब से आपने क्या समझा, बस आपको लिखना सही है, उसकी जो प्रोसेस है वो समझाना है आपको। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो इस क्लास को दूसरे फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिए, साथ ही इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।